जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग पॉलिटी के कुछ टॉपिक को लेकर के सामने हैं और मैं आपको जो है आज बताने जा रहा हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में। तो इसको जो है कई प्रश्न इससे जो है आते रहते हैं और दूसरी बात यह है कि इसको कैसे याद करें। तो हमने जो है संक्षेप में याद करने की एक प्रक्रिया जो है विकसित जो है किया है। तो उस प्रक्रिया पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे कि आप की पॉइंट याद करके कैसे पूरे अनुच्छेद को याद रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम संक्षेप में डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। तो ये क्या है? संविधान के भाग 4 में, किसमें है? भाग 4 में है। और दूसरी बात है कि इस अनुच्छेद माने इस भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक शामिल है। तीसरी बात यह है कि एक प्रकार से ये कहा जाए कि इसकी जो प्रेरणा ली गई है आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? आयरलैंड से प्रेरणा ली गई है। तो यदि हम देखें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के इतिहास के बारे में, तो इसे जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू के समिति के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए थे नेहरू रिपोर्ट, उससे जोड़ा जाता है। जब 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कुछ मूल अधिकार को परिभाषित किया था, तो कुछ ऐसी बातें थी जो नीति निर्देशक तत्व के भी जो है उनमें माने कुछ ऐसी बातें जो उसमें शामिल थी। दूसरी बात यह है कि सबसे पहली बार तेज बहादुर सप्रू समिति जो 1945 में अपना रिपोर्ट दिया था, उस समिति ने कहा था कि जनता को जो भी अधिकार दिए जाते हैं उन अधिकारों को 2 भाग में बांटा जाना चाहिए। पहला, एक न्यायालय के द्वारा लागू करवाने योग्य, न्यायालय के द्वारा लागू करवाने योग्य, और दूसरा लागू नहीं करवाने योग्य, लागू नहीं करवाने योग्य। तो 2 तरह के अधिकारों की बातें तेज बहादुर सप्रू समिति ने किया था। लेकिन जो संवैधानिक सभा के सलाहकार थे बीएन राव, तो बीएन राव ने पहली बार स्पष्ट तौर पर क्लियरली कहा ये कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें ऐसे अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता हो, अर्थात न्यायालय के द्वारा उसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। और साथ साथ मूल अधिकार ऐसे अधिकार होने चाहिए जो न्यायालय के द्वारा लागू करवाने योग्य हो, और इन्हीं की सलाह को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार वर्तमान में स्थिति यह है कि यदि अगर देखें तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में यह है कि कुल मिलाकर के जो है इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। अब सबसे पहली बात यह है कि जिस प्रकार मूल अधिकार में राज्य को निर्देश दिया गया है, अर्थात राज्य के विरुद्ध जनता को प्रदान किया गया अधिकार है, उसी प्रकार वास्तव में जो है नीति निर्देशक तत्वों में भी राज्य को निर्देशित किया गया है। अर्थात जो है नीति निर्देशक तत्व भी राज्य के विरुद्ध है, किंतु यह एक दायित्व के रूप में, नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक दायित्व के रूप में है। अर्थात जो है राज्य का यह कर्तव्य है कि इन दायित्वों को वो पूरा करे। यदि ये दायित्व नहीं पूरा करती है राज्य, यानी सरकार पूरा नहीं करती है, तो उस परिस्थिति में उसकी लोकप्रियता समाप्त हो जाती है। और स्वाभाविक तौर पर जो है लोकतंत्र में किसी सरकार की लोकप्रियता समाप्त हो जाए तो परिणाम स्वरूप उसे हटना होता है। तो इसलिए जो है एक नैतिक दायित्व के रूप में। अब दूसरी बात यह है कि ये जो है क्या है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो परिभाषा क्या होगी, अनुच्छेद 12 में दी गई है। अर्थात अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो परिभाषा दिया गया है, जैसे भारत सरकार एवं भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, भारत के नियंत्रण अथवा भारत के भीतर रहने वाले सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी को राज्य कहा जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व उन्हीं के ऊपर सौंपा गया एक दायित्व है, अर्थात इसमें राज्य को ही निर्देशित किया गया है।
तो सबसे पहला अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 37। जिस अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग के जो तत्व हैं उन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, अर्थात इस नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। किंतु जब सरकार कानून बनाए अर्थात नीति बनाए तो इस भाग के तत्वों का उपयोग करना उसका कर्तव्य होगा। इस भाग के तत्वों का उपयोग करना उसका क्या होगा? कर्तव्य होगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 38 भी महत्वपूर्ण है और 38 में कहा गया है कि जितनी भी जो है राष्ट्रीय जीवन की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया जाए। और दूसरी बात है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि करने पर भी बल देने का यह निर्देश राज्य को अनुच्छेद 38 के अंतर्गत दिया गया है। साथ साथ जो है अनुच्छेद 39 बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और सबसे पहला जो प्रावधान है इसका कि स्त्री और पुरुष को जीविका का समान अधिकार होगा, अर्थात जो है स्त्री और पुरुष जो है आजीविका जो है के समान अधिकार से माने समान अधिकार रखते हैं। दूसरी बात यह है कि भौतिक संसाधन का जो स्वामित्व एवं नियंत्रण होगा वह उसके वितरण का निर्देश दिया गया है राज्य को। भौतिक संसाधन मतलब जो है जो जीवन के लिए जो है उपयोगी संसाधन होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है तीसरा पॉइंट है धन के संकेंद्रण को रोकना। एक बातें यहां महत्वपूर्ण रूप से बताना आवश्यक है दोस्तों कि यही दो प्रावधान है। अनुच्छेद 39 का ये ख माना जाता है और ये ग माना जाता है। और साथ साथ जो है अनुच्छेद जो है 31C में इस बात की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 31C में घोषणा की गई है कि यदि कोई कानून अनुच्छेद 39 ख और ग के तहत बनाया जाता है और वह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन भी करे तो उसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। जबकि हम ऐसा जानते हैं कि मूल अधिकार का उल्लंघन कोई भी कानून करता हो तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन है, यानी यह अनुच्छेद जो है 14 और 19 का उल्लंघन भी करे तो भी इसके अंतर्गत बनाए गए कानून को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगला जो महत्वपूर्ण है, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और साथ साथ बालकों के संदर्भ में भी विस्तार पूर्वक इस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, जैसे उसके सुकुमार अवस्था को बनाए रखना, साथ साथ जो है गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना और तथा उन्हें नैतिक परित्याग से बचाना। नैतिक परित्याग का मतलब यह है कि यह नहीं कि लोग जो क्या करें बने उनके गार्जियन या अभिभावक उन्हें छोड़ दें। इसके अतिरिक्त जो है राज्य का यह दायित्व है कि उस बच्चे को, उस बालक की सुरक्षा पर ध्यान दे। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 39A बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है और जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पर बल दिया गया, अर्थात राज्य जो है इसी जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि राज्य इस प्रकार का कार्य करे ताकि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हर व्यक्ति को उपलब्ध हो सके, तो गरीबों को भी न्याय मिल सके। इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है और जनरली कोर्ट में जो है जो सरकारी वकील होते हैं इसी के अंतर्गत ये नियुक्त किए जाते हैं। साथ साथ अनुच्छेद 40 पंचायती राज के संदर्भ में है और इस पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया जा चुका है। 73वां में ग्रामीण पंचायत से संबंधित है और 74वां शहरी पंचायत से संबंधित है। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा या लोक सहायता पाने के अधिकार पर प्रकाश डाला गया, यानी राज्य को निर्देश दिया गया है कि व्यक्ति को कार्य, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करे तथा बेकारी, बुढ़ापा या निःशक्तता की स्थिति में उसे जो है सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। साथ साथ जो है जो वृद्धा पेंशन की बातें हैं यही इसी में जो है शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 42 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कार्य की मानवोचित दशा, यानी जहां पर कार्य स्थल हो, कार्य स्थल पर
मानव के लिए उचित दशा का निर्माण होना चाहिए। और साथ साथ जो है प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी बेनिफिट, वर्तमान में जो है यह जो क्या कहते हैं 26 सप्ताह का है, और स्त्रियों को मां बनने पर उन्हें वेतन सहित 26 सप्ताह का जो है छुट्टी दी जाती है, जो सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है। इसके अतिरिक्त जो है वर्तमान में कुछ विभाग 15 दिनों का पैटर्निटी बेनिफिट यानी पिता बनने पर भी अवकाश प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 थोड़ा विस्तृत अनुच्छेद है। सबसे पहली बात यह है कि निर्वाह मजदूरी पर प्रकाश डाला गया है, अवकाश उपलब्ध कराने पर और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया है। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 43 का यह औद्योगिक लोकतंत्र का अनुच्छेद कहलाता है। औद्योगिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि जैसे उद्योगों के प्रबंधन में उसमें कार्य करने वाले जो कर्मकार हैं यानी वर्कर्स हैं, इनको भी भाग लेने का अवसर दिया जाए। अब जैसे सपोज जो है उद्योग का जो है जो डिसीजन मेकिंग होता है, अर्थात जो निर्णय प्रक्रिया होती है प्रबंधन की, उसमें भी जिसे यूनियन लेबर्स यूनियन का भाग लेना, यह क्या है? औद्योगिक लोकतंत्र का प्रतीक है। उसके बाद अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 43 ख में जो है सरकारी सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का निर्देश राज्य को दिया गया है। तो बिहार जैसे राज्य के विकास में सहकारी समितियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में लगभग 5 लाख जो है सहकारी समितियां गठित किया जाए। तो सहकारी समिति होता क्या है? आप मिनिमम 7 या उससे अधिक जो है लोगों की एक संगठन बना लेते हैं और उसे जो है क्या करते हैं सहकारी समिति के रूप में रजिस्टर करवा लेते हैं। अब सरकार जो है आपको इसके संदर्भ में विभिन्न सहायता उपलब्ध कराती है, और जैसे सपोज जो है पशुपालन के संदर्भ में या दूध उत्पादन के संदर्भ में या मुर्गी पालन अथवा मछली पालन, सिलाई कटाई, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो क्या है इस सहकारी समिति के माध्यम से संचालित होती है, और यह स्वरोजगार पर यानी स्वयं सहायता समूह के रूप में जो है ये विकसित होते हैं और उसका जो है लाभ इन्हें मिलता है। नेक्स्ट आपका जो अनुच्छेद 44 जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और कई राज्य इस पर काम करना शुरू भी कर दिए हैं। दूसरी बात है कि गोवा एकमात्र राज्य है जहां अनुच्छेद 44 को अभी अनुच्छेद 44 पहले से लागू है और अन्य राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर चुके हैं। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यह होता है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने पर बल दिया गया है, अर्थात निर्देश दिया गया है राज्य को। तो समान नागरिक संहिता होता क्या है कि भारत में रहने वाले जो विभिन्न समुदाय हैं उनके सिविल कानून अलग अलग हैं। जैसे जो है विवाह संबंधी कानून अलग हैं, जैसे जो है क्या है कि प्रॉपर्टी से संबंधित यानी संबंधित संपत्ति से संबंधित कानून अलग अलग हैं। तो इन कानूनों के अलग अलग होने से जो है उस समुदाय के बहुत सारे लोग जो है क्या होते हैं शोषित वंचित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि सिविल कानून को एक समान बना दिया जाए, अर्थात पूरे देश के सभी समुदायों के लिए एक समान हो जाए, इसका मतलब माना जाएगा कि अनुच्छेद 44 को लागू कर दिया गया। अब अनुच्छेद 45 का जो प्रावधान था पहले मित्रों, उसे जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किस में डाल दिया गया? अनुच्छेद 21A में डाल दिया गया। और इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी जो है ये कहा जाए कि 6 वर्ष से थोड़ा कम जो बच्चे होते हैं यानी 6 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को जो है अनुच्छेद 45 के तहत रखा गया है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21A के तहत। और दूसरी बात है इसे मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 45 में बच्चों को शिक्षा देने और
उनकी इस प्रकार देखरेख करने ताकि उनकी बाल्य अवस्था जो क्या रहे, बरकरार रहे, यानी बचपना उनका बरकरार रहे, यानी उनके बाल्य अवस्था की देखरेख करने का निर्देश सरकार को दिया गया है। एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य में भी, यानी अनुच्छेद 51 क के 11वें प्रावधान, जो 11वें प्रावधान है उसे भी जोड़ा गया और उसमें भी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के प्रति अभिभावकों को निर्देश दिया गया। एक बात है जो समझने योग्य है और ध्यान देने योग्य है कि जहां अनुच्छेद 21A जो मूल अधिकार के अंतर्गत है और साथ साथ अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, इन दोनों ही अनुच्छेदों में मूलतः राज्य को निर्देश दिया गया। वहीं अनुच्छेद 51 को यानी जो है 11वें पॉइंट में अभिभावकों को निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर उसे जो है प्रदान करे। तो इस तरह से जो है ये अभिभावकों को निर्देशित है। उसके बाद अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के संदर्भ में कहा गया है कि उनके आर्थिक हित एवं शैक्षणिक हित को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 47 बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और साथ साथ बिहार राज्य के लिए जो है काफी जो है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे शराबबंदी जब से की गई है तो इसमें मद्य निषेध पर जो है क्या किया गया है, प्रतिबंध, यानी मद्य निषेध अर्थात मद्य अर्थात जो है जो नशीले पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश राज्य को दिया गया। साथ साथ हानिप्रद औषधियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पोषाहार या जीवन के स्तर को उन्नत बनाने पर भी बल दिया गया है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 48 है जिसमें कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का, किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक बातें और महत्वपूर्ण रूप से कही गई है, वो यह है कि दुधारू एवं वाहक पशु की जो हत्याएं हो रही है उस पर रोक लगाने का निर्देश राज्य को इसमें दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 48 पर्यावरण वन एवं वन्य जीव के संरक्षण तथा उसमें वृद्धि के उपाय पर बल देने का निर्देश राज्य को दिया गया है। अनुच्छेद 49 भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय स्मारक साथ साथ जो है जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं या भवनों हैं उनकी सुरक्षा करने का के दायित्व का निर्वहन करे। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 50 बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच, यानी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश राज्य को दिया गया है। और ये देखा जाए तो 1973 में जब CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड बनाया गया तो उस समय से न्यायपालिका और कार्यपालिका का विभाजन माना जाता है, अर्थात दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 भी है। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और जो संधि है उसके प्रति राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस तरह का वातावरण उपलब्ध कराए ताकि इन संधियों अथवा जो है सुरक्षा के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बाध्यताएं हैं उन बाध्यताओं के प्रति आदर उत्पन्न। तो कुल मिलाकर के जो है मुझे उम्मीद है कि नीति निर्देशक तत्वों के इन अनुच्छेदों के प्रावधान को याद करना जो है सरल हो गया होगा। और साथ साथ जो है अगर वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें।